आज के इस वीडियो में हम रेलवे प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण होगा आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे 100 प्रश्न आएंगे और परीक्षा से पहले आपकी अंतिम तैयारी होगी। वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। यहाँ पे ये तीसरे का पहला वाला भाग होगा, तीसरे का ए वाला, यानी कि यहाँ पे आपको 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप तीसरा का बी वाला पार्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को अगर आप टेस्ट के रूप में लेना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनको, तो इस ऐप पर जाकर इसका टेस्ट भी दे पाएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आएगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे। आपको दिए गए समय में अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। आप अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिए ताकि वीडियो ख़त्म हो तो आप बता पाएँ कि आपका रिजल्ट कितना है। क्वेश्चन है कि शेर शाह ने किस शासक को चौसा के युद्ध में और 1539 और 1540 जो कि कन्नौज में हुआ था, इसमें हरा करके ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया। कहने का मतलब यह है कि शेर शाह सूरी ने 1539 और 1540 इसमें किसको हराया। ये युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध बोलते हैं, इसको बोलते हैं कन्नौज का। तो इन दोनों युद्धों में शेर शाह सूरी किसको हराया, तो ये था हुमायूं। देखिए अगर आप हुमायूं को देखेंगे तो ये बाबर का लड़का था। बाबर सबसे पहले भारत में आया जो कि एक मुग़ल शासक था। बाबर रहा 1526 से लेकर के 1530 तक। 1530 में बाबर की मृत्यु होने के बाद उसका बेटा हुमायूं राजा बनता है और हुमायूं रहता है 1530 से लेके 1540 तक। इसी दौरान 2 युद्ध हुए, 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज। दोनों युद्ध में हुमायूं हार गया और यह हारा था शेर शाह सूरी से। यह एक अफगान राजा था। अगला है कि भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन है ये किस देश से हमने लिया है। जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो संविधान है कई देशों से लिया गया है, तो ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है ये कहाँ से हमने लिया है, बताइए। ये आपके विकल्प हैं। सबसे पहले जानिए कि न्यायिक पुनरावलोकन का क्या मतलब होता है। जैसे कि अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे एक पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का मतलब है कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये 3 लोग मिलकर के कोई कानून बनाते हैं। जब भी कोई कानून बनेगा तो इसको रिव्यू करने का अधिकार रखा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मतलब कि अगर आप कोई ऐसा कानून बना दिए जो कि संविधान का सीधे सीधे अतिक्रमण कर रहा है, तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि इस आपके जो आपने जो नियम बनाया है उसको रद्द कर दे। यहाँ पे आप देखेंगे तो संसद काफ़ी पावरफुल है। 550 लोग लोकसभा में, 250 लोग राज्यसभा में और एक प्रेसिडेंट। इतने लोग जो नियम बनाएंगे उसको सुप्रीम कोर्ट में 5 या फिर 9 जजों की बेंच बैठ के उसे रद्द कर सकती है। ये है न्यायिक पुनरावलोकन। मतलब कि जो भी आप कानून बनाएंगे उसको पुनरावलोकन करने की क्षमता है। ये लिया है हमने अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके विकल्प हैं, बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसको हम कोरोना बोलते हैं। अब ये कोरोना बीमारी वाला कोरोना नहीं है, उसको भी इस तरह कोरोना ही लिखते हैं। और या फिर किरीट बोलते हैं, सूर्य किरीट। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य आपको पता ही होगा। अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जो खुद और एक के अलावा किसी से ना कटे, उसको हम अभाज्य बोलते हैं। तो बताइए कि इसमें से अभाज्य कौन है। यहाँ से आपको बताना है 61, 87, 81, बताइए। देखिए अगर हम इसको इधर से हल करते चलें तो ये 3 से कट जाएगा। देखिए आप कटा करके 2 और 3 आएगा। ये भी 3 से कट जाएगा, इसको कटा के देखिए 27 होगा। और ये भी 3 से कट जाएगा, ये होगा 29। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, यानी कि आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आपको इस वीडियो को एक टेस्ट के रूप में देखना होगा। टेस्ट के रूप में अगर आप देखेंगे तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको पता चलता जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे हैं। जैसे कि आपके सामने ये वाला क्वेश्चन गया, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा और तुरंत हल करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका उत्तर हमसे पहले आता है तो कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे अगर आपका उत्तर नहीं आता है तो इस वीडियो को देखिए, वहाँ पे हम आपको तरीका बता देंगे, तो इसे आप हल कर सकते हैं।
देखिए क्वेश्चन है कि m एक कार्य को अकेले 50 दिन में पूरा करता है, m n से 10% कम कार्य कुशल है। जो यम है n से 10% कम काम करता है, तो बताइए कि यन अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप मतलब कि एक तरह से सोच कर भी लगा सकते हैं आसानी से। देखिए अगर आप मान लें कि जो n है ये एक दिन में कितना काम करता है, मान लीजिए कि n से 10% कम कार्यकुशल है, मान लेते हैं कि n एक दिन में 100 कुर्सियां बनाता है एक दिन में, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो m होगा ये कितनी कुर्सियां बनाएगा। m चूँकि 10% कम कार्यकुशल है, यानी कि 10% कम कुर्सियां बनाएगा, और जब इसका 10% कम करेंगे तो हो जाएगा 90, यानी कि m एक दिन में 9 कुर्सियां और 90 कुर्सियां बना देगा। अब जो वो पूरा टेंडर है, पूरा ठेका है, उसको यम 50 दिन लेता है, यानी कि 90 कुर्सी रोज और 50 दिन, कुल मिला के हो गया 4500 कुर्सी। यानी कि वहाँ पे जो टेंडर है काम करने का, ये कितने का है, 4500 कुर्सी बनाने का है। अब पूछ रहा है कि बताइए कि यन अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। टेंडर है 4500 कुर्सी बनाने का, इन एक दिन में बनाएगा 100 कुर्सी, तो ये लोग बना देंगे कितने दिन में, 45 दिन में, यानी कि आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो ये एक अच्छा तरीका है जो कि आप मान के लगाते हैं। इसके अलावा भी और सारे तरीके हैं जिससे आप हल कर सकते हैं। आपका जो भी उत्तर है कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं, छठवां क्वेश्चन पढ़िए और अपना उत्तर कमेंट करके बताइए हमसे पहले। क्वेश्चन है कि 3 नल आर यश तथा टी एक टंकी को 90, 100 तथा 180 मिनटों में भर सकते हैं। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को कितने मिनट में भर दिया जाएगा। 3 टंकियां लगाई गई हैं, आर, एस और टी। पहली जो टंकी है ये 90 मिनट में भर देती है, ठीक है। दूसरी टंकी 100 मिनट में भर देती है, तीसरी टंकी 180 मिनट में भर देती है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर हम तीनों टंकियों को खोल दें तो बताइए कि वो जो बड़ी तीनों नलों को खोल दें तो बताइए कि वो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये जो टंकी है ये कितने लीटर की है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, और तीनों का एलसीएम क्या होगा, 900। अब 900 में इस 90 से भाग देंगे तो आपका उत्तर आएगा 10, इससे भाग देंगे तो आपका उत्तर आएगा 9, इससे भाग देंगे तो आपका उत्तर आएगा 5। पता चल गया आपको कि टंकी जो है पूरे 900 लीटर की है, और जो आर है एक मिनट में 10 लीटर भरता है, ये 9 लीटर और ये 5 लीटर। तीनों टंकी को एक साथ खोलना है तो जोड़ लीजिए, 10 9 19 और 19 5 24, यानी 900 लीटर की टंकी है, 24 लीटर एक मिनट में भर जाएगा। तो कितने मिनट लगेंगे, यहाँ पे आपको भाग देना है। 24 तिहाई होता है 72, ठीक है। यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप अब भाग देंगे तो आएगा आपका 7, 7 ही होगा, 7 8 हो जाएगा, और 7 दूना के 14, 2 16, ये हो गया आपका 2 1। इसके बाद यहाँ और यहाँ आ जाएगा 5, यानी कि 37.5 मिनट आपको लगेगा पूरी टंकी को भरने में, यदि तीनों नलों को खोल दिया जाए तो ये मिश्रण का फार्मूला है, काफ़ी आसान है। जो भी वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन होंगे अगर आप इस तरह लगाते हैं तो काफ़ी आसानी से लग जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, 7वां क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है और उसके ऑप्शंस भी हैं, तो कमेंट करके बताइए उसका उत्तर। आप इस वीडियो को एक टेस्ट के रूप में ही लीजिए, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। उत्तर आपका आता है तो आप तुरंत कमेंट करके बताइए। आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है, मतलब कि आम और नारियल को ये नहीं लिख देते हैं, वैसे सी लिखना चाहिए था, चलिए सी लिख देते हैं। इनके पेड़ की ऊंचाई एक समान है। जो केले का पेड़ है ताड़ के पेड़ से छोटा है। चलिए अब बनाना शुरू करिए। यहाँ पे केला का ये पेड़ है, ठीक है, मैंगो का ये पेड़ है, केला का है ना, तो ये बनाना का। ये जो केले का पेड़ है ताड़ के पेड़ से छोटा है, यानी कि ताड़ का पेड़ बड़ा है, उसके नीचे है केले का पेड़, ठीक है। अब कह रहा है कि अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है। जो अमरूद का पेड़ है केले के पेड़ से छोटा है, यानी कि यहाँ पे हम अमरूद को बना दिए केले से छोटा, लेकिन आम के पेड़ से ऊंचा है। आम को यहाँ रखेंगे क्योंकि आम के पेड़ से
कि ये जो अमरूद वाला है ये ऊपर है। अब पहले कहा गया था कि जो आम का पेड़ है नारियल के पेड़ के बराबर है, इस तरह। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊंचा कौन है, ताड़, यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। तो इस तरह बड़े आसानी से आप लगा सकते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए आपको 10 सेकंड काफ़ी हो जाएगा, यहाँ पे हमने समझाने में ज़्यादा टाइम ले लिया है। आगे बढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए प्राइस को लिखा गया है SBNIL, तो बताइए कि कास्ट को क्या लिखा जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए बताइए ये कैसे हल होगा। आपको जानना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या है। तो देखिए इसका होता है 5 और इसका कितना होता है, बताइए 12। क्या जुड़ा है, 7 जुड़ा है। इसका होता है 3 और इसका होता है 9। क्या जुड़ा है, 6 जुड़ा है। जब दो आपने देख लिया कि यहाँ पे 6 जुड़ा है, यहाँ पे 7 जुड़ा है, तो आपको एक जानकारी हो जानी चाहिए कि क्या कोई क्रम से जुड़ा है, क्या यहाँ पे 3 जुड़ा है। तो चेक करिए, ये 16 होता है, ये 19 होता है, तो बिल्कुल 3 जुड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे 4 जुड़ा होगा, यहाँ पे 5 जुड़ा होगा, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, यानी कि यही जोड़ना है आपको। अब कास्ट में सेम आपको वही प्रक्रिया करनी है। कास्ट मतलब कि इसका 3 होता है और 3 में 3 जोड़िए, यानी 6 हो जाएगा। और 6 किसका होता है, ये आपका। ये 15 होता है, 15 में आपको क्या जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा, 19 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा यस का। देखिए यफ और यस किसी में आते हैं, यफ और यस तो 2 में है, इसमें और इसमें। तो तीसरा को भी मिला लीजिए, इसमें 4 जोड़ना है। इसका वैसे तो 19 होता है, और 19 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, यानी कि हो जाएगा आपका एक्स वाला, और यही आपका सही उत्तर होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का। 9वां वाले को देखिए, 9वां क्वेश्चन है कि इसका अर्थ ये है, तो आपको एक समीकरण दिया गया है, उसे हल करना है। आप इस वीडियो को चाहे लाइव देख रहे हो या फिर लाइव होने के बाद, कभी भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको उत्तर कमेंट करके बताने के लिए कमेंट बॉक्स मिलता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए। यहाँ पे देखिए आपको एक समीकरण दिया गया है और इसका मान निकालना है। अब इस समीकरण में क्या है कि जो माइनस है, तो इसका अर्थ कुछ और रखना पड़ेगा। माइनस का अर्थ है गुणा, तो माइनस की जगह पे आपको गुणा रखना है। भागे का अर्थ है जमा, यानी कि इसकी जगह पे आपको ये रखना है। कोष्टक को कोष्टक में ही रख दीजिए। और गुणे का अर्थ है भाग, यानी कि यहाँ पे भाग है और 6। इसके बाद काफ़ी आसान हो जाता है, आप इसका पहले गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 84, 18 और 6 से भाग दिया गया है, तो ये हो जाएगा 14 और 3, यानी कि आपका उत्तर होगा 17। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। 10वां देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव स्वर्गीय कोफी अन्नान का संबंध किस देश से है, मतलब कि इनका देहांत हो गया है। तो आपको बताना है कि जो यूएन के महासचिव बनाए गए थे वो कहाँ से थे, किस देश से, बताइए। ये आपके विकल्प है, ये थे घाना के। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति का संबंध किससे है। जो नई आर्थिक नीति आई है इसका संबंध किससे है, ये आपको बताना है। नई आर्थिक नीति हमेशा और हमेशा आर्थिक सुधार से ही होगी, तो ये उस समय का करंट है, तो आप करंट को देख के जाइए। भारत में चमड़े के जूते को बनाने का प्रचलन किस काल में शुरू हुआ, चमड़े के जूते, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोहा का प्रयोग कब हुआ, तांबा का प्रयोग कब हुआ, तो ये हुआ है कुषाण काल में। 13वां देखते हैं कि एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है, विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, इसका आपको एरिया बता देना है, मतलब क्षेत्रफल कितना होगा। क्या है, समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में पता है कि जो भुजा होती है, अगर इसका हम 4 गुना कर दें इस तरह, अगर ए को हम भुजा माने तो 4a² बराबर है D1 का स्क्वायर धन D2 का स्क्वायर। देखिए एरिया निकालना है तो D1 और D2, D1 D2 कहने का मतलब है विकर्ण, तो दोनों विकर्ण पता रहेंगे तो आप एरिया निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि 1/2 D1 D2 एरिया का फार्मूला होता है 1/2 D1 D2। ये हमको निकालना है, लेकिन हमको केवल D1 पता है 24, D2 नहीं पता है। D2 को पता करने के लिए हम इससे करेंगे। अब देखिए 4 भुजा का पता था 20 और स्क्वायर कर देंगे, ये 24 है, 24 का स्क्वायर कर देंगे और ये D2 कर देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 × 20
गुणे 20 और माइनस 24 का स्क्वायर बराबर है D2 का स्क्वायर। जब आप ये करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 400, 400 में 1600 और ये घट जाएगा तो आपका आ जाएगा लगभग 1032 इतना। ये है D2 का स्क्वायर। अब यहाँ से D2 की वैल्यू आप निकाल लेंगे क्योंकि ये होता है 32 का। ठीक है, इसका हमने कर लिया तो अब आ गया 32। अब बस आपको इसी में रख देना है और आपका उत्तर आ जाएगा। आप इसे खुद हल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है 14वां क्वेश्चन कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित मूल्य करता है और उस पर 35% की छूट देता है। अब कोई खरीदार है जो कि 728 रुपये में कमीज खरीदा है, तो बताइए कि कमीज का क्रय मूल्य कितना था। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और काफ़ी हार्ड भी। अगर आपको आता है तो आसान है, नहीं आता है तो हार्ड है। देखिए 100 रुपये की वो वस्तु थी, मतलब दुकानदार के लिए। दुकानदार ने कहा कि इस पर 60% अधिक मूल्य हम अंकित कर देंगे, मतलब MRP। तो इसने इसमें प्लस कर दिया 60%। जब 60% ऐड कर दिया तो उस पर MRP हो गया 160 रुपये का। उस वस्तु पे 160 रुपये लिखा गया, लेकिन जब लोग गए खरीदने तो उसने कहा कि इसका हम 35% छूट देंगे, मतलब कि इसमें से हम 35% घटा देंगे। जब 35 आप करेंगे तो आ जाएगा 54, यानी कि 160 रुपये में से 54 रुपये कम छूट देता है। तब जाके वो ग्राहक को पड़ेगा 56 होगा 104 रुपये का। यानी कि 100 रुपये में दुकानदार खरीदा था, उस पे 160 रुपये अंकित कर दिया, प्रिंट कर दिया। इस पे उसने कहा कि हम 35% छूट देंगे ग्राहकों को खुश करने के लिए, तो कहा कि 56 रुपये छोड़ देंगे। 160 में से 56 रुपये छोड़ दिया, यानी कि ग्राहक से कह रहा है कि 104 रुपये दीजिए। लेकिन जब अजय वहाँ पे खरीदने गया तो उससे 728 रुपये लिए गए। उसको लेना चाहिए था 104, ले लिया 728, यानी कि 7। यानी कि जो वस्तु था उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 7, और चूंकि हम 100 माने थे और 7 का इसमें गुणा हो जाएगा 700 रुपये। वस्तु थी 700 रुपये की, लेकिन उसको बेचा गया 728 रुपये में। ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ये तो रहा एक तरीका, मतलब ट्रिक वाला। अगर आप चाहें तो XY मान कर भी इसको लगा सकते हैं काफ़ी आसानी से। 15वां है कि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 1039.5 सेंटीमीटर है, तब इसका व्यास क्या होगा, बताइए, हल करिए। देखिए अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए आपका जो फार्मूला होता है 3πr² होता है। अब ये दे दिया है 1039.5। 3 का पाई का वैल्यू आपको पता ही है, आप चाहें तो लिख सकते हैं 22/7। आर की वैल्यू नहीं पता है, R²। बस आपको इसी को हल करना है। इसी में इसको आप इधर ले जाएंगे और आर की वैल्यू आ जाएगी। जो भी आपका उत्तर होगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका उत्तर क्या आया है। देखिए सारे क्वेश्चनों को हम हल करने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप केवल तरीका सीखिए। 16वां क्वेश्चन है कि A तथा B विवाहित युगल है, C तथा D भाई हैं, A C का भाई है, D B से किस प्रकार संबंधित है। मतलब A और B की आपस में शादी हुई है, ठीक है, शादी हुई है मतलब कि 2 लाइन से जुड़े हैं, थोड़ा मजबूत बांड है। अब पता नहीं है हमको कि कौन इसमें मेल है कौन इसमें फीमेल है। C और D भाई हैं, C और D भाई हैं, तो C और D भाई हैं मतलब कि दोनों मेल है। A C का भाई है, जो A है ये भाई है, मतलब पता चल गया कि ये मेल है। जब ये मेल है तो जाहिर सी बात है कि ये फीमेल होगा, ठीक है, मतलब कि मेल फीमेल शादी। तो अब कह रहा है कि A C का भाई है, C का ये भाई है, एक लाइन से भाई वाले को दर्शाते हैं। और यहाँ पे कहा गया था कि C और D भाई हैं, यानी कि D यहाँ पे आ जाएगा, ये भी भाई मतलब पुरुष, ये भी भाई मतलब कि पुरुष, और इस तरह। अब कह रहा है कि बताइए कि D B का क्या लगेगा। जो D है ये B का क्या लगेगा। तो B के पति का भाई, B जो कि एक महिला है, इसके पति का भाई क्या होगा, या तो देवर होगा या फिर जेठ होगा, यानी कि आपके लिए पहला वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरह आप लगाएंगे तो काफ़ी जल्दी लगा पाएंगे। अमित और अनिल की वर्तमान आयु का औसत 32 है, मतलब कि जो दोनों लोगों की इस समय की उम्र है इनका औसत 32 है, यानी कि अगर उम्र का योग निकाल लें तो हो जाएगा 64।
दोनों लोग की उम्र जोड़ करके इस समय 64 है। अमित अनिल से 6 साल बड़ा है, तो बताइए कि अनिल की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए इसमें एक से 6 साल बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि एक x होगा और एक x+6 होगा, और दोनों को जोड़ करके कितना हो रहा है 64। इसको आप जोड़ेंगे तो 2x बराबर है 58 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 29, यानी कि एक की उम्र हो जाएगी 29 और एक की उम्र हो जाएगी कितना, इसमें 6 साल जोड़िए 35। यहाँ पे देखिए आपके विकल्प कौन है सही, तो बस एक ही मिल रहा है 29 वाला, और यही आपका उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए 18वां क्वेश्चन कि एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग वैसे नहीं है, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है और आपको बताना है कि इन अक्षरों का प्रयोग करके किसको नहीं बनाया जा सकता है, तो बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें DICE ये सब है, तो इसको बनाया जा सकता है। इसको हम चेक करते हैं तो इसको भी बनाया जा सकता है। इसको हम चेक करते हैं तो PRES है, I भी है, D भी है, ENT टी नहीं है। देखिए ये टी इसमें नहीं है, कहीं पर भी टी नहीं है, यानी कि यही नहीं बनाया जा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। जंतु कोशिका के अंतर्गत जीव द्रव्य का सर्वप्रमुख अजैविक घटक कौन है, बताइए। ये होता है फास्फेट। किसी भी दिशा में समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है। किसी भी दिशा में, अगर किसी खास दिशा में कहता तो आपका उत्तर बेग होता, लेकिन जब किसी भी दिशा में कहा है तो आपका उत्तर चाल होगा। चाल एक अदिश राशि है और बेग एक सदिश राशि है। चलिए कमेंट करके बताइए, बल कैसी राशि है, अदिश या फिर सदिश, कमेंट करके बताइएगा जरूर। यहाँ पे देखिए 21वां क्वेश्चन, 9/cos² थीटा प्लस 4 cos² थीटा प्लस 5/1 + tan² थीटा, इनका मान कितना होगा, जोड़ने पर ये आपको बताना है, बताइए। देखिए यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। इस कौशिक को अगर हम ऊपर करके लिखें तो लिख देंगे 9 sin² थीटा, इसको हम सेम टू सेम लिखेंगे 4 cos² थीटा। उसी तरह ये जो यहाँ पे 5 वाला है, इसको 5/1 + sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इस तरह। अब यहाँ पे आपको इसे हल करना है। अब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 sin² थीटा, ये 4 cos² थीटा, और ये cos ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे प्लस होगा 5 cos² थीटा अपान sin² थीटा प्लस cos² थीटा। क्योंकि ये ऊपर तो जाएगा लेकिन इसका इसमें भी एक में भी गुणा हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसको आप हटा सकते हैं। अब देखिए 9 sin² थीटा प्लस 4 cos² थीटा प्लस 5 cos² थीटा, यानी कि 9 कॉमन ले लेंगे तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू 1 होती है। 9 में 1 का गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 9। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमावदार है तो आसानी से बता देंगे। 22वां क्वेश्चन है, 0 और 4 से तथा -6 और 2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता बताइए। देखिए ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, तो प्रवणता के लिए क्या फार्मूला होता है, y2 - y1 अपान x2 - x1। तो रेखा की प्रवणता यही होती है y2 - y1 अपान x2 - x1। अब यहाँ पे देखिए y2 की वैल्यू क्या है, -6, ये होगा 2 होगा ना, तो 2, उसके बाद से -4 अपान -6 -0, ये 6 हो जाएगा और ये भी 6 है, यानी कि कट जाएगा तो ये हो जाएगा -1। यहाँ पे उत्तर आपका पहला वाला सही होगा। निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, इसके लिए फार्मूला काफ़ी ज़रूरी होते हैं। विरोधी का शत्रु है तो विपत्ति का क्या होगा, बताइए तुरंत। विपत्ति का होगा कठिनाई। 42 का 20 है तो 64 का क्या होगा, बताइए।
बताइए तुरंत। इसका आधा करिए, हो गया 21। एक घटाइए, ठीक है, हो गया 20। इसका आधा करिए, हो गया 32। एक घटाइए, हो गया 31। 31 ऑप्शन में है, तो आप इसे आसानी से ट्रिक करके आगे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, दी गई एक श्रेणी में बताना है कि प्रश्न की जगह पे क्या आएगा। 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 13 है, 13 के बाद 22 है, 22 के बाद क्या होगा, और क्या होने के बाद 63 है। फेल करिए। देखिए, यहाँ पे 1 बड़ा है, यहाँ पे 4 बड़ा है, यहाँ पे 8 बड़ा है, 9 बड़ा है। यहाँ पे क्या होगा, 1 4 9, क्या समझ में आ रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अगर 4 का स्क्वायर जोड़ने पर जो आएगा, उसमें 5 का स्क्वायर जोड़ने पर 63 आना चाहिए। 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 को जब हम 32 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38, लेकिन इस 38 में 25 को जोड़ने पर 63 आना चाहिए। 3 आ गया, यानी कि सही जो हम ये फार्मूला लगा रहे थे बिल्कुल सही है, और यहाँ पे भरा जाएगा 38, ये वाला। निम्न में से कौन सा संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाता है? कौन है? सही उत्तर है लोकसभा। समवर्ती सूची वो होते हैं जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। संघ सूची वो होता है जिस पर केवल केंद्र कानून बनाता है। दोनों पूछा गया है, तो यहाँ पे संसद नहीं है, तो हम लोकसभा को ट्रिक कर सकते हैं। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही उत्तर है बंगाल के। जिस बाजार संरचना में केवल कितने विक्रेता होते हैं उनको एकाधिकार कहते हैं? मोनोपोली। बताइए। मोनोपोली तब कहेंगे जब केवल एक विक्रेता होगा। जैसे कि जब हमारे यहाँ जियो आया तो ये फ्री सिम दे रहा था, काफ़ी लोगों ने इसे लिया और सब लोग यूज करने लगे। धीरे धीरे एयरटेल या फिर और कंपनियों को दबाया जाने लगा। कुछ दिन बाद ऐसा आएगा कि आज जियो का रिचार्ज 599 रुपये में है, 2 GB वाला। तो कुछ दिन बाद ऐसा आएगा कि सरकार इनको चलने नहीं देगी, या फिर ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि बाहरी कंपनियां बिल्कुल बंद हो जाएगी। उस समय केवल और केवल एक ही कंपनी रहेगी, जियो, और हम कहेंगे कि इनकी मोनोपोली हो गई है, मतलब कि एकाधिकार हो गया है, और उस समय जो चाहे वो मूल्य रख सकते हैं। तो इसे हम एकाधिकार बाजार कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये केवल एक कल्पना थी, ऐसा हो सकता है नहीं, ये आगे की बात है। यहाँ पे ABCD एक समचतुर्भुज है, AC लघुत्तम विकर्ण है, त्रिभुज ABC बराबर है 60, AC बराबर है 6। तो बताइए कि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? चलिए चलिए करते रहिए। यहाँ हम ए मान लेते हैं, इसको B, इसको C और इसको D। अब कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है ABC बराबर है 60, ये 60 है पूरा। उसके बाद से क्या कह रहा है कि AC बराबर है 6, AC बराबर है, ये जो लंबाई है 6। तो कह रहा है कि बताइए कि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? किसी भी भुजा की लंबाई आपसे पूछा गया है। समचतुर्भुज में जो ये कोण होता है, ये जब विकर्ण जाता है तो इसको आधा आधा करता है, यानी कि अगर इतने की हम बात करें तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। अब इसके लिए फार्मूला आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे अगर हम O मान लें इसको, तो OA बराबर हो जाएगा AC, मतलब कि इसका बटे 2, यानी कि 3, यानी कि इसको 3 कर लेंगे आप, ठीक है। अब चूंकि समकोण त्रिभुज ये बनाता है, इसको इसको अगर आप देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज बनता है यहाँ पे। तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, ये ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा। अब आपको साइन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा OA, मतलब कि ये बटे AB, और यही आपसे पूछा गया है। 30 का मान होता है 1/2, OA का मान है 3, और AB का मान आपको बताना है, जो कि होगा 3 दूना के 6। तो इस तरह आप लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आप देखिए, अगर नहीं
कहीं दिक्कत है आपको तो एक बार वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी घड़ी को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि हो जाती है। 25% अगर उसको लाभ चाहिए तो वो कितने में बेचे? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखिए, उसको 25% की हानि हुई है, मतलब कि जब वो 100 रुपये में ख़रीदा था तो उसको अब 75 मिल रहा है, 75% ही मिल रहा है। कितने में बेचने पर? 720 में बेचने पर। यानी कि अगर हम मान लें कि उसका क्रय मूल्य 100 था तो एक्स, नहीं, अगर हम मान लें कि उसका क्रय मूल्य एक्स था तो एक्स गुणे 75% बराबर है कितना? 720 रुपये। यहाँ से हमको उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा, एक्स की वैल्यू 100 गुणे 720/75। अब कह रहा है कि उसको 25% का लाभ चाहिए, यानी इस पे 25% का लाभ, यानी 125/100। 100 से 100 कैंसिल, 25 या 75, 25 5 इतना हो गया। 3 से इसको करेंगे तो हो जाएगा 240, और 240 इसमें अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1200। ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट कर लें अगर आपको कहीं दिक्कत कोई समझ में आ रही है तो। यही तरीका है सबसे अच्छा वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर, x बराबर है ए बी माइनस सी, वाई बराबर है बी सी माइनस ए, जेड बराबर है सी ए माइनस बी। तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं, लगेगा कैसे। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, हम आपको इसकी पूरी प्रक्रिया बता दे रहे हैं, बस आप लगा लीजिएगा। यहाँ पे x बराबर दिया है ए बी माइनस सी, यानी कि अगर इस ए को आप इधर ले जाएं तो हो जाएगा x बटे ए बी माइनस सी। इसी तरह जो दूसरे वाले हैं, मतलब ये वाला, इसको आप लिखेंगे y अपान बी सी माइनस ए, इसको लिखेंगे z अपान सी ए माइनस बी। ठीक है, इन तीनों को हमने लिख लिया। अब इनको आपको जोड़ना है। जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपको ये वाला दिखने लगेगा, देखिए ये और तीनों को आपको वर्ग कर देना है, बस आपका उत्तर आ जाएगा। क्या किया हमने, इसको इधर ले गए हैं और तीनों में हमने वही किया है। फिर अब इसको ऐड करेंगे क्यूब करके, या फिर ऐड करके क्यूब करिए, चाहे जैसे भी, जैसे इसका क्यूब करके इसका क्यूब करके इसका क्यूब करके ऐड करिए, आपका उत्तर आ जाएगा। कई सारे चीज़ कट पिट जाएंगे जैसे कि आपको उत्तर में दिख रहा है। यहाँ से आपको देखिए एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू बताना है कि क्या होगा, बताइए, बताइए आप भी। इसमें कहा जाता है कि आपको बड़े वाले से हल करना चाहिए, बड़ा वाला यही है। 4 और 3 7, 9 और 6 और 3 9, 7 गुणे 9 बराबर है 63। 2 और 2 4 और 3 3 6, 6 और 4 6 चौको 24, 6 और 5 11। ठीक है, 6 और 5 11। यहाँ पे 4 और कितना, 4 और कितना जोड़ें कि उसका जब हम गुणा करें तो हो जाए 24, बताइए। इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, फिर भी 6 5 11 और ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जिस तरह ये हो रहा था 7 9 7 63, उस तरह यहाँ पे कुछ अलग होना चाहिए। अलग का मतलब कि 11 और 6 66, ये 66 होना चाहिए। ये क्वेश्चन गलत है, आप इसको खुद चेक करिए, यहाँ पे 66 होना चाहिए, तभी यहाँ पे 2 होगा या फिर कोई भी होगा। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि 2 जगह ये फार्मूला लग रहा है। तो अगर आपको आता है तो बताइए, आपके हिसाब से कुछ अलग हो सकता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे ये क्वेश्चन गलत है। एक विशिष्ट कोड में ट्यून को 16 लिखा जाता है, फ्रीज को 11 लिखा जाता है, तो इसी कोड में क्लाइंब को क्या लिखा जाएगा, बताइए। देखिए,
ट्यून को। इसका होता है 20, इसका होता है 21, इसका होता है 14, इसका होता है 5 और इसका होता है 19। जोड़िए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 होता है, हमने 15 लिख दिया है। जोड़िए, 20 और 21 41, 4 45, 55, 55 5 60 और 19 मतलब कि 79 हो रहा है। 79, लेकिन ये कह रहा है कि 16। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो 9 7 होता है 16। यानी कि क्या आपको पता चला, सारे नंबर जो सारे लेटर हैं उनके नंबरों को जोड़ करके जो अंत में आ रहा है उनको आपस में जोड़ रहा है। यही होगा यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पे 9 है, 9 और 18, 9 18 होता है 6 होगा इसका ना, 6 और 18 24, 24 24 और 10 और 34, 34 और इसका होता है 26। ये हो जाएगा 60 और 60 और 5 65, 65 होगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। मतलब तरीका आपको पता चल गया, नंबरों को जोड़ करके और जो आएगा आपस में जोड़ देना है। उसी तरह क्लिम का लिखिए, क्या होगा, 3 12 9 13 और 2, 13 2 15 और 9 24, 24 36, 36 3 39, 39 में हो जाएगा 9 और 3 12, यानी कि आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। यहाँ पे देखिए, आपको जो विषम वाला है वही बताना है कि इनमें से अलग कौन है। बताइए। देखिए, 4 3 7 और 7 14, 9 2 11 और 6 3 9, 11 और 9 20, 6 3 9 और 6 1 7, 9 7 16, 9 5 14 और 14 और 3 17। यहाँ 17 होना चाहिए, 16 है, यही सबसे अलग है। क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों को आपस जोड़ करके आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यही किया गया है, या फिर चारों को एक साथ जोड़ दीजिए तब भी आना चाहिए था। यहाँ पे देखिए, कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, बताइए। आसान है, बहिर्मंडल। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है, भारतीय महिला। इंदिरा गांधी। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर, ये 1973 में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, बताइए। सही उत्तर है सिद्धार्थ। सुपर कंप्यूटर का नाम पूछे तो परम, लेकिन पहला कंप्यूटर पूछा था तो सिद्धार्थ होगा। किसी संख्या को 2 भागों में बांट दिया गया है और इनका अनुपात है 3 संबंधित 4। यदि पहला भाग 18 है तो दूसरा भाग कितना होगा। कितना आसान क्वेश्चन है। संख्या है 3/4 और पहला है 18, यानी कि यहाँ पे 6 का गुणा हुआ है, जाहिर सी बात है यहाँ पर भी 6 का गुणा होगा और आपका उत्तर आ जाएगा 24। ठीक है, ये तो आसान था, बिल्कुल आसान। यहाँ पे देखिए, लगाइए 40वां कि 5 संख्याओं का अंक गणितीय माध्य 27 है, उनमें से एक संख्या हटा दी जाती है तो माध्य 25 हो जाता है। बताइए कि हटाई गई संख्या कितनी थी। 5 संख्याएं हैं, माध्य 27 है, दोनों को गुणा करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि उन सबको जोड़ करके कितना हो रहा था। तो गुणा करिए, ये हो जाएगा 5 7 35, यानी कि 135। अब कह रहा है कि इनमें से एक संख्या हटा ली जाती है। जब हटा ली जाती है तो इनका माध्य हो जाता है 25। चूँकि जब एक संख्या हटाई जाएगी तो संख्या कितनी बच जाएगी, पहले 5 थी, अब बच जाएगी कितना, 4। 4 संख्या बच जाएगी और उनका माध्य हो जाएगा 25, यानी कि अब उनका योग कितना होना चाहिए, 100। तो एक संख्या जोड़ के 135 था, एक संख्या निकाल दिए तो 100 हो गया, यानी कि जो संख्या हमने निकाला है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 35। कितना आसान क्वेश्चन था। शोभा बेंगलुरु से मैसूर की दूरी 50 किलोमीटर घंटे की गति से तय करती है। ठीक है, 60 किलोमीटर की गति से वापस आती है, तो बताइए कि उसकी औसत गति कितनी थी, बताएं। 50 किलोमीटर की गति से जाती है, 60 किलोमीटर की गति से आती है। एवरेज चाल पूछा गया है, फार्मूला होता है 2xy अपान x प्लस वाई। 2 50 60 और 50 धन 60, बस यही आपका उत्तर आ जाएगा। ये 3 दूना के 6, 6000 हो जाएगा और ये 110।
बस यही आपका उत्तर होगा। अगर कोई और है तो आप इसको हल करिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। 110 मतलब 11, यही आएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। हल कर सकते हैं आप। फतेहपुर और बादा का साक्षरता परसेंटेज 52 और 46 है। दोनों जिलों का सम्मिलित साक्षरता परसेंट कितना होगा? कितना आसान है, दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे देना है और कुछ नहीं करना है। दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए। ये 8 होगा, 9 होगा और इस हिसाब से होगा 49। यहाँ पे देखिए एक सीरीज दी गई है, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब बताना है कि इसके बाद क्या आएगा, तो लगाइए इसको। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आप इसका फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐप पे जाके उसे दे पाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं तब तक। इसको अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ है, 2 जोड़ा गया है, एफ के बाद जी आता है, ठीक है, 1 जोड़ा गया है, इसका होता है 20 और इसका होता है 23। इसमें क्या हुआ है, 3 माइनस किया गया है। पहले -3 किया गया है, उसके बाद +1 किया गया है, इसके बाद +2 किया गया है। ये है फार्मूला। इसको आपको इस पर चेक करके देखना होगा कि क्या ये सही है कि नहीं है। तो जी के बाद एच, डी के बाद ई एफ, डी के बाद सही है, डी के बाद होगा यही ई एफ जी, ठीक है, और टी के बाद क्यू, ये भी सही है। मतलब यही आपका फार्मूला है कि पहले +3, फिर से -3, फिर +1 प्लस, उस हिसाब से आपको इसमें से घटा देना है। पहले क्यू में से -3 करेंगे तो हो जाएगा एन, एच में 1 जोड़ेंगे तो आई, और जी में, इस जी में आपको 2 जोड़ना है तो जी एच के, एन आई के आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। किसी स्थान से चलना शुरू करके एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। पहले यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बना लीजिए। किसी स्थान से शुरू करके 3 किलोमीटर पूरब, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, फिर वो अपने बाएं 45 डिग्री पर मुड़ करके सीधे चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो इसका मुंह किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, सही उत्तर होगा। बताइए, दक्षिण पश्चिम ही होगा। वह बाएं तरफ 45 डिग्री की इसी में मुड़ेगा, तो दक्षिण पश्चिम ही होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि एक दर्पण में देखने पर पता चलता है कि जो एनालॉग सुई है, मतलब एनालॉग घड़ी है, मतलब कि सुइयों वाली घड़ी को एनालॉग बोलते हैं, और ये जो नंबर वाली होती है इसको डिजिटल बोलते हैं। इसमें 1:30 हो रहा है, मतलब कि दर्पण में देखने पर 1:30 हो रहा है। तो बताइए कि रियल में कितना हो रहा होगा। तो इसके लिए सीधा सीधा फार्मूला है कि 11 और 60 में से आपको घटाना होता है, 1 और 30, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 10, यानी कि सही उत्तर होगा कि उस घड़ी में 10:30 हो रहे थे। ये फार्मूला है। जब भी दर्पण का बात आए तो 11 और 60 में से जो भी रहेगा उसको घटा देना है। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम उत्तर चुनिए। मेरठ, इलाहाबाद, भोपाल और रुड़की। कितना आसान है ये तो। देखिए यहाँ पे भोपाल राजधानी है, बाकी कोई राजधानी नहीं है बस। नमक सत्याग्रह में गांधी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली? अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें। यह है 24 दिन, लगभग 24 दिनों में चले थे। 12 मार्च से शुरू करके 1930 से 4 अप्रैल को ख़त्म किया, ठीक है, 4 अप्रैल को। निम्न में से कौन एक कीट है? तारा मछली, हरा मछली, टूना मछली, सारे मछली हैं, लेकिन सिरोन मछली एक मछली नहीं है, यह एक इंसेक्ट है, कीट है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इनमें से होगा बिहार। और पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था क्या है?
मतलब कि जो पदार्थ की अवस्था पहले आपको 3 ही पढ़ाई जाती थी, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन जो नवीनतम अवस्था खोजी गई है ये है बोस आइंस्टीन संघनन। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड है जिसमें आपको 51 से 100 तक के क्वेश्चन मिलेंगे। वीडियो को लाइक करने के बाद बताइए कि आपने इन 50 क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चन सही से किया। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।